A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर. सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस. ओके, बहुत बढ़िया. चलो पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लेते हैं. सिक्स 121. किरमी, एंजल. प्रेजेंट सर. वेरी गुड. ये किरमी को क्या हो गया बेटा? ये इतने टाइम से इसका कोई अटेंडेंस का कोई ठिकाना ही नहीं है. मेरे को लगता है पिछले 15-20 दिन से नहीं आ रही है. 16 तारीख से गायब है. 16, 17, 18, 19 बीच में आ गई थी. अच्छा, बीच में आ गई थी, फिर वापस गायब हो गई. 21 तारीख से लेके आज 6 तारीख तक नहीं है इसकी. इतना लंबा गैप. चलो, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रेजेंट सर. प्रियंका, प्रेजेंट सर. पूजा. प्रेजेंट सर. प्रियंका अब कंसिस्टेंट हो गई क्लास में. पहले नहीं आ रही थी, है ना? इसका भी यही हाल थे पहले. अब मेरे ख्याल से इसका क्लास अटेंड होना शुरू हो गया. अब बीच में बहुत दिनों तक गायब हो गई थी. 17 तारीख से लेके सीधा 26 तारीख तक, 28 तारीख तक सीधा 8-10 दिन की छुट्टी मार दी थी बीच में. चलो, भूमिका, मितेश, प्रेजेंट सर. साहिल, प्रेजेंट सर. स्टेफी, प्रेजेंट सर. ओम पटेल, प्रेजेंट सर. केशवी, प्रेजेंट सर. कृपल, प्रेजेंट सर. दर्शनिका, प्रेजेंट सर. तिशा, दर्शित, वंश, प्रेजेंट सर. मयूर, खुशबू, प्रेजेंट सर. निराली, प्रेजेंट सर. लीजा, तनुश्री, दीप, प्रेजेंट. तन्वी, प्रेजेंट सर. शिवानी, प्रेजेंट सर. केनिल, संजो,
अदिति, सर संजो प्रेजेंट। संजो आया है? हाँ संजो के भी यही हाल है बेटा, तू बोल रहा था मैं आऊँगा, अब से रोज आऊँगा, तो कोई दावा तेरा मतलब सब झूठा ही निकला। पहले आ रहा था अच्छे वाला, अब उसके बाद जैसी छुट्टी मारनी शुरू करी तो फिर कोई ठिकाना ही नहीं क्लास का। अदिति, ये तो लगता है मुझे क्लास में आते हैं कभी कि नहीं आते? पहले भी ऐसे ही थे। ये लास्ट के 2-3 बच्चे जो हैं, एक अदिति हो गई, एक झील हो गई, और एक ये दिशा है ना, 2-3 बच्चे क्लास के लगता है मेरे को ऐसे ही हैं। आयबन, प्रेजेंट सर। आयबन रेगुलर हो गया अब। अनिरुद्ध प्रेजेंट। दिशा, ये दिशा भी लगता है नहीं आ रही है ना, इसको तो मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं आ रही है। तो ये मेरे को लगता है कौन से गांव में रहते हैं मेरे को नहीं पता। मीटिंग में मिले थे मेरे को, बोल रहे थे सर हम ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, पता नहीं कौन सा गांव है इनका। इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है इनके पास, पूरा साल निकल गया इनके पास इंटरनेट नहीं आया। अभी बताओ कौन कौन से बच्चे रह गए इधर? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, और यहाँ पे कौन सा रह गया बेटा? और किसी का अटेंडेंस? लीसा, लीसा का भी अटेंडेंस रह गया। लीसा बेटा तेरे भी यही हाल हो रहे हैं। 2 दिन बीच में गायब हो जाओ, फिर 1 दिन आओ क्लास में, फिर 2 दिन गायब हो जाओ, फिर 2-3 दिन आ जाओ। ये मेरे को लगता है अल्टरनेट प्लानिंग करती है ये। 1 दिन आएगी, फिर 1 दिन छुट्टी, फिर 2-3 दिन आ जाओ। भूमिका प्रेजेंट। हाँ, सबका रिपोर्ट डेटा इधर सामने। भूमिका इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये किरमी को क्या हो गया है इसका पता करो। ये पहले तो अच्छे भली आ रही थी, उसके बाद इसका अटेंडेंस एकदम से ड्रॉप हो गया। मतलब ये 11-12 तारीख के बाद इसको ठंड लग गई लगता है मेरे को। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 1 2 कोई अटेंडेंस नहीं। 21 तारीख से इसका कोई पता ही नहीं है। चलो ठीक है। हाँ भाई, और किसी का रह गया हो तो जल्दी से बताओ अटेंडेंस। कोई सीक्वेंस बना रहा है, कोई सीरीज बना रहा है। सब लोगों ने मैथ्स लगता है बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज बना रहे हैं। चलो देखो बेटा, स्क्रीन सबको विजिबल है? तनुश्री जोशी इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, तनुश्री जोशी इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है बेटा, तनुश्री का भी अटेंडेंस लगा दिया जाएगा। तनुश्री, ठीक है। हाँ, अब आपको बेटा कमेंट नहीं करना है। अब जैसे ही एक बार स्लाइड शो शुरू हो जाता है तो यहाँ पे अब आपको कमेंट नहीं करना है, आपको बोलना है, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको रूल का पता है, रोज रोज मैं रिपीट नहीं करूँगा। जल्दी आया करो क्लास में, इतना लेट आने का क्या मतलब है ना। 10 बजे से हम स्टार्ट होते हैं और हमें 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप लोगों को इनवाइट करने में चले जाते हैं। आओ मेरे बच्चे आओ, क्लास अटेंड करो और लड्डू पेड़े खाओ, हैं। इस तरह से बुलाना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। चलो अब देखो, एक एक करके आ रहे हैं लड्डू खाने। अब टीशा इज ऑल्सो प्रेजेंट है। लड्डू खाने एक एक करके आ रहे हैं, एक साथ आ जाया करो भाई। यहाँ प्रसाद सबको बट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ ही ले जाया करो। चलो
अब मेरे ख्याल से स्क्रीन सबको विजिबल है, राइट? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। जैसा कि कल हमने प्रिज्म के बारे में काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी कि प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें सारी कवर कर चुके थे, है ना। अगर प्रिज्म हमारा बहुत छोटा है, बहुत थिन है, तो उसके लिए हमारा इक्वेशन क्या होता है, ये सब हमको पता है, राइट? मुझे स्लाइड फिर से खोलना पड़ेगा आप लोगों के चक्कर में। अब मैं किसी को एडमिट नहीं करूँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये जो एडमिट करने के चक्कर में ना मेरा पीपीटी का वो इशू आ जाता है कि उसमें पेन, स्क्रीन पे ना पेन नहीं आता, फिर वो दिक्कत हो जाती है। एक बार बीच में अगर एक बार पीपीटी ऑन कर दो और फिर अगर हम किसी को एडमिट करते हैं तो उसमें चक्कर ये पड़ता है कि अपना जो है वो पेन गायब हो जाता है, पॉइंटर वाला। अब पेन गायब हो जाता है तो फिर आप समझ सकते हो कितनी समस्या आती पढ़ाने में, है ना। तो अब बिल्कुल किसी को मैं एडमिट नहीं करने वाला हूँ मीटिंग के अंदर। एक बार स्लाइड शो शुरू हो जाएगा फिर कोई एडमिट नहीं होगा। ये मैंने गलती से कर दिया एक दो को, कल से एडमिट नहीं करूँगा मैं 10-10 के बाद। बिल्कुल समय का ध्यान रखें और टाइम पे आए क्लास में। ठीक है, अब देख लो एक बार स्क्रीन सबको विजिबल हो रहा है? अब बहुत सारे बच्चे तो गायब हो गए मीटिंग से, लगता है मेरे को। ये मैं एक अटेंडेंस और लूँगा, आपकी टेंशन मत लो। कल भी ऐसा ही मैंने देखा था। ये खाली अटेंडेंस वाले जो बच्चे हैं इनकी अटेंडेंस सबकी कैंसिल करूँगा आज मैं। ये सब अटेंडेंस वाले बच्चों की अटेंडेंस आज कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए कल से बिल्कुल ध्यान रखेंगे और टाइम पे आएंगे, जिससे हमारी जो टाइम सेव हो सके और आपका ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोर्स कंप्लीट हो सके। ठीक है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। दर्शनिका, टीशा, हाँ, एक दूसरे की खींच रहे लगता है ये लोग ग्रुप में। थोड़ी बहुत खींच लिया करो, अच्छा रहता है। टीशा रोज लेट अवे, अच्छा आज लेट थयू छे। चलो बेटा, अब मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये दिक्कत पहले ही नहीं आती अगर हम टाइम पे क्लास में आ जाते। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख लो स्क्रीन फिर से मैं आपको शो कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रही होगी। यस, तो ये पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे ना कल की क्लास में। ये हमने सब अच्छे से देख लिया था, हमने डेल्टा का रिलेशंस भी सारे देख लिए थे, है ना। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में कवर कर चुके थे। मैंने आपको एक ग्राफ भी बता दिया था, है ना, और कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन भी हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने स्मॉल प्रिज्म एंगल पे डिस्कशन किया था, उसके लिए हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म डेल्टा इज ए इंटू म्यू माइनस 1। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, जैसे ही हम किसी
वाइट लाइट को बेटा प्रिज्म से पास करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन, है ना। किसी भी वाइट लाइट जब वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होती है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्जन का मतलब होता है जब आपकी वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये जो बैंड ऑफ कलर्स होती है ये हमने पहले ही देख लिया। देखो इस बैंड ऑफ कलर्स को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। इसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपकी होती है रेड की, है ना। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। लैम्डा R इज मैक्सिमम एंड लैम्डा ऑफ वायलेट इज मिनिमम। ठीक है, तो जब भी किसी वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो हमेशा अपने 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। और इस कलर का सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है VIBGYOR। अब हम सबको बताएं कि लाइट जो होती है बेटा, मैंने आपको कई बार बता दिया है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। जब हमने आपको EM वेव्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तब हमने कई बार ये बात बार बार बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे आपकी गामा रेज हो गई, है ना, ठीक है, एक्स रेज हो गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत तरह की वेव्स आती है, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, लेकिन ये सारी वेव्स हमें दिखाई नहीं देती है। तो लाइट वो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो हमें दिखाई देता है, और दिखाई देने में भी ये जो विजिबल रेंज है, ये 7 डिफरेंट कलर्स ही हम हमारी विजिबल रेंज में आते हैं। ये 7 डिफरेंट कलर्स हमारी विजिबल रेंज में आते हैं, जिनकी वेवलेंथ वेरी करती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के अप्रॉक्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे ना। बीच बीच में गैप कितना आता है, हर कलर के बीच में जो गैप आता है वो 50 नैनोमीटर का गैप आता है अप्रॉक्सीमेटली। 50 50 50 50 50 50, ठीक है। यहाँ 20-20 का गेम नहीं होता, यहाँ 50-50 का गेम होता है। हर 2 डिफरेंट सक्सेसिव कलर्स के बीच में 50 नैनोमीटर का गैप आता है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस और नो? तो 400 से ऐड करना शुरू करो। जैसे वायलेट आपका 400 है तो 450, 500, 550, 600, 650 और 700 आ गया ना एग्जैक्ट। ठीक है, तो 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है ये हमारी विजिबल रेंज में आती है। इसी बैंड को हम बोलते हैं विबग्योर, है ना। बात समझ आ रही है? तो ये कंपोनेंट्स होते हैं वाइट लाइट के। अगर हमारे पास कोई वाइट लाइट है तो वाइट लाइट के ये 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते जनरली, लेकिन जैसे ही हम इसको प्रिज्म से पास करवाते हैं तो ये डिफरेंट अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या आप लोगों को डिस्पर्जन समझ आया? इस स्क्रीन को क्या हो गया अचानक?
Hello everyone. All of you are getting the voice? Yes? Yes. Very good. Yes, sir. कई बार नेटवर्क एकदम से ना ड्रॉप कर जाता है ना, तो एकदम से इशू आ जाता है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। चलो, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? बेटा सबको स्क्रीन विजिबल है यस सर। ना? Yes, sir. तो हम डिस्कस कर रहे थे ना डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट के बारे में। डिस्पर्जन का मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी वाइट लाइट को प्रिज्म्स के थ्रू पास करते हैं तो वो अपने 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और हर कलर का अपना वेवलेंथ होता है। जैसे वायलेट का सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर, ठीक है, और रेड का सबसे ज़्यादा होता है 700 नैनोमीटर, और बाकी जो कलर्स होते हैं इन सब में जो डिफरेंस होता है 50-50 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब वायलेट से इंडिगो जाओगे तो 50 नैनोमीटर ऐड कर दोगे, इंडिगो से ब्लू जाओगे तो 50 नैनोमीटर ऐड कर दो। इस तरीके से आपका ये बैंड बना होता है। इस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। वायलेट से जो रेड तक का जो बैंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये वो स्पेक्ट्रम है जो हमें दिखाई देता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाया था जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये एक पार्ट है, ये वो पार्ट है जो विजिबल रेंज में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हमने पढ़ी थी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत तरह की वेव्स आती हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, है ना। विजिबल रीजन भी एक आता है। तो ये विजिबल रीजन हम स्टडी कर रहे हैं। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो वैसे तो जो वाइट लाइट होती है वो कभी भी आपको उसमें डिफरेंट कलर्स दिखाई नहीं देते जब तक उसकी स्प्लिटिंग ना हो, और इस स्प्लिटिंग करवाने के लिए हम प्रिज्म की हेल्प लेते हैं। वाइट लाइट को उसके 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? ग्लास प्रिज्म की हेल्प लेते हैं। तो बिल्कुल इस प्रोसेस को आप समझते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होता है, बट ध्यान से इसको देखोगे। देखो ये हमारे पास ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, जैसा कि हम जानते ही इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, दिस इज अवर रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, ठीक है। और ये हमने स्क्रीन लगा दी ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे विजिबल हो स्क्रीन पे। अब जैसे ही आपने वाइट लाइट पास करी तो ये देखो 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गई। जैसे ही आपने यहाँ पे वाइट लाइट को पास किया तो ये वाइट लाइट बेटा 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गई। आर, ओ, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गई। अब अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो तो सबसे कम जो बेंडिंग हुई है वो रेड की हुई है। जो रेड लाइट है इट इज लीस्ट बेंडेड, और सबसे ज्यादा बेंडिंग जो हुई है वो वायलेट की होगी। मैक्सिमम बेंडिंग आपको कहां पे दिखाई दे रही है? वायलेट लाइट में दिखाई दे रही है। वायलेट कलर की मैक्सिमम बेंडिंग हमें दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप कोई बता सकता है आप में से? जब हम किसी वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में वो ब्रेक हो जाती है। अब जब वो ब्रेक हो जाती है तो जो रेड कलर की लाइट है वो सबसे कम बेंडिंग हुई है उसकी, और जो वायलेट कलर की लाइट है उसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा हुई है। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक कलर बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है और एक कलर बहुत कम बेंड होता है? अगर हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से साफ दिखाई देगा। इंसिडेंट रे आपकी देखो वाइट लाइट है,
लेकिन रिफ्रैक्टेड रे हमारी देखो बहुत सारी है, रेड भी रिफ्रैक्टेड रे है, ऑरेंज भी आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, येलो इज ऑल्सो योर रिफ्रैक्टेड रे, green is also your refracted ray, blue is also your refracted ray, indigo is also your refracted ray and violet is also your refracted. तो एक ही वाइट लाइट के इतने सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, और सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग हुई है वो वायलेट की हुई है. अब यहाँ से आप देख सकते हो ना, देखो आपकी लाइट की इच्छा थी कि वो इधर को जाए, लाइट की इच्छा थी, लाइट की तमन्ना थी कि वो यहाँ से सीधी सीधी चली जाए, लेकिन बेचारी के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसकी बेंडिंग हो गई है ना. अब बेंडिंग हो गई तो कितना एंगल से वो डेविएट हुई. देखो अगर मैं रेड लाइट की बात करूं तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन इतना है, मतलब इतने एंगल से उसने अपना पाथ चेंज कर दिया. दिस इज योर डेल्टा आर, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट. ठीक है. अगर मैं वायलेट की बात करूं तो वायलेट ने देखो अपना पाथ इतने बड़े एंगल से चेंज कर लिया. वायलेट लाइट देखो इनिशियली देखो वाइट लाइट आपकी इधर ही जाना चाहती थी, लेकिन जब वायलेट में वो कन्वर्ट हुई तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन इतना ज़्यादा हो गया. अब आप देख सकते हो कि डेल्टा वी जो है, जो वायलेट लाइट का डेविएशन है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेड लाइट. अब ऐसा क्यों हुआ? ये तो नाइंसाफी हो गई ना बेटा. अब रेड वाली लाइट वायलेट को बोल रही है कि भाई तू तो बहुत ज़्यादा बैंड हो गई, मैं तो तेरी तरह बैंड हो ही नहीं पाई, है ना. दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रही कि भाई तेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो नहीं हुआ. तो क्या आप दोनों की समस्या का आपके पास कोई सॉल्यूशन है? आप रीज़न क्या दोगे इन दोनों की प्रॉब्लम का? एक का डेविएशन बहुत ज़्यादा है, एक का डेविएशन बहुत कम है. ऐसा क्यों हुआ इन दोनों के साथ, जबकि दोनों बेस्ट फ्रेंड है? देखो स्टार्टिंग में तो ये सारे कलर्स बेस्ट फ्रेंड थे ना, तभी तो एक साथ जा रहे थे. ये बेस्ट फ्रेंड हमेशा एक साथ चलते हैं हर जगह पे, हाँ. लेकिन जो सबसे बेस्ट होते हैं फिर वो बाद में अलग अलग भी हो जाते हैं. देखो यही वाइट लाइट है. इनिशियली देखो रेड भी यही थी, ग्रीन भी यही थी, वायलेट भी यही थी, इंडिगो भी यही थी, ऑरेंज भी यही थी, सब कुछ यही थी. वाइट लाइट में सारे कलर्स थे. लेकिन जैसे हमने ग्लास प्रिज्म से पास करवाया तो सारे कलर्स ब्रेक डाउन हो गए. रेड अलग हो गया, ऑरेंज अलग हो गया, येलो अलग हो गया, ग्रीन अलग हो गया, ये सारे कलर्स अलग अलग हो गए. ये बेस्ट फ्रेंड सारे अलग अलग हो गए. अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने बेस्ट होते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत बेस्ट होते हैं, बेस्ट 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 बेस्ट, दिस इज माई बेस्ट. क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस और नो? यस सर. है ना. तो ये सारे बेस्ट फ्रेंड एक साथ चल रहे थे. अब जैसे ही प्रिज्म आ गया तो सब अलग अलग हो गए. अब हुआ क्या, सबसे कम बेंडिंग हुई रेड की और सबसे ज्यादा बेंडिंग हो गई वायलेट की. अब ऐसा क्यों हुआ? अब इसको समझने के लिए आपको कॉज ऑफ डिस्पर्जन समझना पड़ेगा. व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? डिस्पर्जन होने का कारण क्या है, इन लाइट के टूटने का कारण क्या है? तो फिर हमने स्नेल्स लॉ लगाया, हम सबको पता है. बढ़िया. जब कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है आपके पास, स्नेल्स लॉ. क्योंकि हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना. डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. और जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो वहाँ पे आप सबसे पहले स्नेल्स लॉ को याद करोगे. कई बार बता चुका हूँ. वहाँ पे हमारा एक ही साथी होगा. कौन होगा? स्नेल्स होगा. और कौन होगा? तो हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया सबसे पहले वायलेट लाइट के लिए. देखो वायलेट के लिए स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर वी. क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वायलेट लाइट इज डिफरेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड लाइट इज ऑल्सो डिफरेंट. रेड के लिए लगाओगे तो क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर वी. दोनों के लिए इंसिडेंस सेम है ना. तो देखो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो वायलेट का कम है ना, क्योंकि वायलेट का डेल्टा आर कम है. वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन कम है. डेल्टा आर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा आर जो है वो बेटा कम है.
डेल्टा आर कम है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी कम है। बात को समझ पा रहे हो? वायलेट लाइट की बात करो तो अच्छा, वायलेट का डेल्टा सबसे ज़्यादा है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, वायलेट का डेल्टा सबसे ज़्यादा है, वायलेट का डेल्टा ज़्यादा है और रेड का डेल्टा कम है। ठीक है, वायलेट लाइट का डेल्टा ज़्यादा है और रेड लाइट का डेल्टा कम है। लेकिन अब हमें एक और नई चीज़ पता चली है स्नेल्स लॉ से कि रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल, देखो वायलेट का रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा, यहाँ से आप डायग्राम से देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वायलेट लाइट अगर मुझे निकालना है तो वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा। यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट करो, सबसे पहले वायलेट के लिए आप यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट करोगे इस सरफेस पे। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वायलेट के लिए। ठीक है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वायलेट के लिए। वायलेट के लिए दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिलेंगे, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड के लिए अगेन आप यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट करोगे, रेड लाइट पे एक नॉर्मल प्लॉट करोगे तो रेड के लिए फिर आपको दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएंगे, एक रेड यहाँ पे मिलेगा, एक रेड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखोगे तो रेड लाइट के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सम होगा वो कम होगा, है ना। चाहे आप ये वाला एंगल देख लो, चाहे ये वाला एंगल देख लो, ये दोनों एंगल्स बेटा वायलेट के कंपैरिजन में छोटे हैं। रेड की अगर मैं बात करूँ तो डायग्राम से ही आप देखो, ये रेड लाइट का R1 है, ये रेड लाइट के लिए R2 है, ये वायलेट के लिए R1 है, ये वायलेट के लिए R2 है। तो वायलेट के देखो दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चाहे आप ये वाली सरफेस पे देख लो, चाहे आप ये वाली सरफेस पे देख लो, दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़े हैं, मतलब ज़्यादा है एज कंपेयर टू योर रेड लाइट, है ना। तो वायलेट का आपका देख लो, ध्यान से दिखाई दे रहा है ना आपको, डायग्राम से समझ आ रहा है ना ये चीज़। मैं इसको वापस से क्लियर कर दूं पूरा डायग्राम, एक बार स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो फिर से। हम कॉज ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। देखो हमने पहले फर्स्ट मीडियम पे स्नेल्स लॉ लगाया, पहले वाले मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्नेल्स लॉ हमने यहाँ पे लगाया। तो स्नेल्स लॉ जैसे आप लगाओगे, पहले वायलेट लाइट के लिए लगाओ, तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, तो आई कैन राइट 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू फॉर वायलेट इंटू साइन आर वी। ठीक है, फिर मैंने रेड लाइट के लिए लगाया, रेड लाइट के लिए जब मैंने स्नेल्स लॉ लगाया तो वापस आप लिखोगे n1 sin i इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर आर। ठीक है, तो अब जब दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों में साइन आई और साइन आई तो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू वी साइन आर वी विच शुड बी इक्वल टू म्यू आर साइन आर आर। ठीक है, बात समझ आई। तो अब यहां से आपको ये कंक्लूड करना है, देखो आरवी जो है बेटा, साइन आरवी का वैल्यू और म्यूवी का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, है ना। दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड लाइट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वायलेट लाइट। अच्छा, रेड का रिफ्रैक्शन एंगल ज़्यादा होगा क्योंकि रेड का डेल्टा कम है, जिसका डेल्टा कम होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना। जिसका डेल्टा कम है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, जिसका डेल्टा ज़्यादा है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है। ठीक है, तो अगर आरवी का वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब साइन आरवी का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो म्यू वी को बेटा अगर आरवी का वैल्यू क्या बोल रहा हूँ मैं, आर का वैल्यू ज़्यादा है, आरवी का वैल्यू कम है। ठीक है, आरवी का वैल्यू कम है तो म्यू वी के वैल्यू को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम बोलते नहीं ऐसा 3 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3, अगर आपके पास ऐसा एक स्टेटमेंट है तो आप इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अब सपोज करो ये अगर ज़्यादा है तो इसको छोटा होना पड़ेगा, और ये अगर छोटा है तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा,
तभी तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, 12 इज इक्वल टू 12। क्या बात को समझ पा रहे हो आप? दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस। बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है Yes, पॉइंट? sir. है ना, यहाँ पे दोनों Yes, sir. दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो अगर साइन आरवी का वैल्यू छोटा है तो म्यू वी का वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना। और अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है? आई प्लस ई माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या होती है? R1 प्लस R2। ठीक है, आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हो, है ना। अब जिसका डेल्टा ज्यादा होगा उसके लिए R1 और R2 का वैल्यू, बेटा देखो इधर, डेल्टा ज्यादा तभी होगा जब कुछ माइनस में कम करूंगा, है ना। माइनस वाला पैरामीटर जब छोटा होगा आपका, ये जितना छोटा होगा इसमें आरवी का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा आपका डेल्टा वी होगा। ठीक है, अगर मैं वी लाइट के लिए, वॉयलेट लाइट के लिए डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये वाला फैक्टर जो है, आरवी वाला फैक्टर छोटा होगा उसके लिए। यहाँ से भी हम इसको शो करेंगे, अभी मैं आपको इस इक्वेशन से भी बताऊंगा। पहले आप खाली इतना बेसिक समझ जाओ, ठीक है। सो द कलर्स आर रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट वैल्यूज एंड गेट सेपरेटेड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। देखो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में डिस्पर्जन को एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आपको कहीं भी एंगल से क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन के आता है तो आप उसको आंसर कर सको, है ना। डिस्पर्जन पे किसी भी एंगल से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। क्लियर हो गया सबको? Now we are going to next point, that is dispersion can also be explained by your Cauchy's equation। अब ये कॉची की जो इक्वेशन है बहुत ही फेमस इक्वेशन है। कॉचीज की जो इक्वेशन है ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। यहाँ से आपको एग्जैक्ट चीज़ पूरा फीलिंग आ जाएगा और बढ़िया से प्रोसेस समझ आएगा कि ऐसा असली में हुआ क्यों है। इस प्रोसेस का पूरा अगर आपको फीलिंग लेना है तो यहीं से आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो कॉची ने जो इक्वेशन दिया ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन था, और कॉची ने बताया कि किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इस तरीके से वेरी करता है, a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा 4। कहने का मतलब ये है कि जितना वेवलेंथ आपका ज़्यादा होगा उतना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सीधी सी बात तो ये, जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इस पॉइंट को हमने यहाँ से भी शो किया था, मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जितना ज़्यादा आपका म्यू होगा उतनी आपकी वेलोसिटी कम होगी, एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी आपकी चेंज नहीं होती। तो v कम होगा तो आपका लैम्डा भी कम होगा, अगर v डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा भी डिक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर म्यू आपका बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, और उसी इक्वेशन को कॉची ने भी प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। वैसे तो हमें ये पता है बेसिक, क्योंकि हम यहाँ से इसको शो कर चुके थे पहले भी, लेकिन कॉची ने इसी को अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इसी चीज़ को प्रूफ किया। तो उसने एग्जैक्ट रिलेशन हमें दिया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एग्जैक्टली ऐसे वेरी करेगा। उसने थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड डेटा हमें प्रोवाइड किया और थोड़ा अच्छे से समझाया और एग्जैक्ट इक्वेशन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल वेरी लाइज दिस a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4। तो यहाँ से साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि हम सबको बताया कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी लाइट का होता है? रेड लाइट का होता है ना। इसलिए आपने देखा होगा जो सिग्नल्स पे दूर से भी दिखाई दे जाती है वो रेड लाइट होती है ना। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उन ट्रक्स के पीछे रात को जब आप देखोगे तो रेड कलर का एक बैंड चमकता है। या फिर आप ट्रेन में जब जाते हो तो ट्रेन के डब्बे के पीछे जो सबसे आखिरी डब्बा होता है वहाँ पे भी रेड लाइट लगी होती है। क्या आपने कभी ध्यान से नोटिस किया?
यस, ट्रेन के डब्बे के पीछे भी एक रेड लाइट लगी होती। हम किसी को झंडा भी दिखाते तो रेड झंडा दिखाते, दूर से कभी दिखाना हो तो रेड कलर का फ्लैग दिखाते हैं, है ना। रेड कलर का फ्लैग दूर से भी दिख जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है ना, अंधेरे में भी हमें नज़र आ जाता है दूर दूर तक। क्या बात को समझ पा रहे हो आप? यस सर। है ना। आपने देखा होगा आजकल साइकिलिंग का क्रेज़ चढ़ा है, लोग साइकिलिंग करने निकलते हैं बाहर। तो साइकिलिंग जब करते तो उन्होंने साइकिल पे जो लाइट लगाई होती है वो भी रेड कलर की लगाई होती, ताकि अंधेरे में जब निकले तो रेड लाइट सबसे दूर से भी दिखाई दे जाती, कोई उन्हें टक्कर ना मार दे पीछे से, दूर से रेड लाइट चमकती हुई दिखाई दे जाती। तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, कहने का मतलब ये है। और हम कॉची इक्वेशन से देख सकते हैं जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत छोटा हो जाएगा। लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, आई कैन से, सो यू कैन से दैट refractive index of red light is less than refractive index for violet light। दोनों का रिलेशन एकदम इनवर्सली वेरी कर रहा है, इस रिलेशन से आप देख सकते हो। अब हमें एग्जैक्ट रिलेशन याद रहे कि नहीं याद रहे, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। हमें इस रिलेशन को याद नहीं करना है, लेकिन हमें इस कंसेप्ट को समझना है कि अगर वेवलेंथ आपका इंक्रीज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम होगा। वो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से यहाँ से प्रूव कर दिया। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। इफ यू इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन वेलोसिटी ऑन द मीडियम विल बी डिक्रीज, है ना। एंड वेलोसिटी इज डिक्रीज देन वी कैन से दैट द वेवलेंथ इज ऑल्सो डिक्रीज बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा एग्जाम के लिए। और देखना इस पे कितने क्वेश्चन निकलेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, है ना। चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ऐसे ही। चलो अब एक बार एक एग्जांपल लेके ही देख लेते हैं। जैसे हमें पता है लैम्डा आर कितना है, 700 नैनोमीटर, ठीक है। और लैम्डा वी कितना है, 400 नैनोमीटर, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ म्यू आर अपॉन म्यू बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ म्यू आर अपॉन म्यू बी? सपोज करो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो आप इजीली निकाल सकते हो लैम्डा आर अपॉन लैम्डा वी इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन म्यू आर। यहाँ से आप लिख सकते हो 7/4 इक्वल टू म्यू बी अपॉन म्यू आर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, म्यू आर अपॉन म्यू बी, तो इसका उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा 4/7। दिस विल बी योर आंसर। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस और नो? Yes, everyone is getting this? यस सर। है ना। तो बिल्कुल इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करोगे। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो यू कैन टैकल इट वेरी इजीली, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन, है ना। तो कॉची इक्वेशन हमें अच्छे से समझ आ गई, और डेल्टा का इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है। अगर हमारा प्रिज्म बहुत थिन है, फॉर थिन प्रिज्म, हमने कल ही इसको डिराइव भी किया था, डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। आपको याद है कि भूल गए? अगर हमारा प्रिज्म बहुत ही छोटा है, बहुत ही थिन है, थिन का मतलब उसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है, और इंसिडेंस एंगल भी छोटा है, इमर्जेंस एंगल भी छोटा है, सब कुछ सारे एंगल्स आपके बहुत ही स्मॉल है। तो थिन प्रिज्म के लिए हमने कल एक डेल्टा का ये इक्वेशन डिराइव किया था। कितने बच्चों को याद है? याद है कि नहीं याद? भूल गए? मैं फिर से बताऊं? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर थिन प्रिज्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको दिया होगा फॉर थिन प्रिज्म फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 2 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 3/2। तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का यूज करोगे, डेल्टा इज इक्वल टू
2 इंटू म्यू माइनस 1। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस और नो? तो जब भी थिन प्रिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, और जब थिन प्रिज्म नहीं दिया है तो हमारा बेसिक इक्वेशन यूज करोगे I प्लस ई माइनस ए, और यू कैन यूज I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। जब आपको थिन प्रिज्म नहीं दिया है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, और जब थिन प्रिज्म दिया हुआ है तो आप ये इक्वेशन को यूज करोगे। ये दोनों इक्वेशंस डेल्टा निकालने के लिए, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस और नो बेटा? हाँ ना तो बोलो। यस सर। है ना? तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, जब आपको थिन प्रिज्म दिया होगा तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे, और जब नहीं दिया होगा तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है, तो हमने चलो डेल्टा वी यहाँ से निकाला। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा प्रिज्म जो है वो थिन, यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा प्रिज्म जो है वो थिन है। सो वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। तो यहाँ से अब जब आप डेल्टा वी का वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली डेल्टा वी का वैल्यू ज़्यादा है। हमने अभी अभी डायग्राम में भी देखा था, एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट का ज़्यादा आ रहा था रेड के कंपैरिजन में, है ना? डेल्टा वी का डेविएशन आपका ज़्यादा आ रहा था। सो द कलर्स गेट सेपरेटेड विद डिफरेंट एंगल्स ऑफ डेविएशन। हर कलर के लिए आपका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा। एंड वायलेट इज द मोस्ट डेविएटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा? वायलेट का। और सबसे कम डेविएशन किसका होगा? रेड का। ठीक है ना? अब ये बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है जैसे पूरी क्लास, आपके सारे फ्रेंड्स एक साथ निकले पढ़ाई करने। ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूँ, इसमें इमोशनल मत होना। अब जैसे ही मान लो पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा एफर्ट करेंगे, है ना? कुछ बच्चे कम एफर्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से सेपरेट हो जाएंगे सब, अलग अलग दिशा में, है ना? जो बढ़िया अच्छी से पढ़ाई करेगा वो कम डेविएट होगा, जो कुछ नहीं पढ़ेगा वो ज़्यादा डेविएट हो जाएगा। ज़्यादा डेविएशन वाले बच्चे कौन से होंगे? वायलेट। कम डेविएशन वाले कौन से होंगे? रेड। ठीक है, चलो हम नए टर्म पे आते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंगुलर डिस्पर्जन। आप लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो घर पे? मैं यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल्स कुछ तो करवा देता हूँ क्लास में जो मुझे लगते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको घर पे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स देख लो आप, एनसीईआरटी के इस चैप्टर के इस टॉपिक तक के सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल पहले करोगे, आज ही करोगे। जिन्होंने नहीं किए हैं वो एनसीईआरटी खोलेंगे और सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, डिस्पर्जन तक, है ना? डिस्पर्जन तक के जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है पहले उनको करेंगे सॉल्व अपनी कॉपी में, और उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज पे ऐसे ही मत जाया करो, पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल किया करो। सबसे पहले थ्योरी तो आप पढ़ ही देते हो क्लास में, और जो एग्जाम्पल्स मैं करवाता हूँ वो आप लिख लेते हो। इसके बाद आप एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल किया करो, और उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाया करो। ठीक है, तो हर चैप्टर के लिए अपने को इसी तरीके से चलना है। चलो मेरी बात आपको समझ आ गई है, तो हम आगे चलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन पे। एक बार अटेंडेंस मेरे ख्याल से फिर से लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस के मारे क्लास से गायब हो गए हैं। एक बार चेक कर लेते कौन कौन है क्लास में, तो हमें पता चल जाएगा, और फिर क्लास को ओवर करते हैं। तो डिस्पर्जन तक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे आप लगा लोगे, है ना? एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल सारे लगा लोगे डिस्पर्जन तक के, है ना? और इवनिंग क्लास भी अटेंड करना है आपको, क्योंकि मैं यहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये जो स्लाइड हमारा चल रहा है ये मॉर्निंग इवनिंग दोनों में कंटिन्यू रहेगा, तो आपको कोशिश करना है इवनिंग क्लास जो नई बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको अटेंड करना है, इवनिंग क्लास भी अटेंड करना है। ठीक है, इवनिंग क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंगुलर डिस्पर्जन से। बात समझ पा रहे हो आप? यस और नो? यस सर। है ना? चलो देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? एक अटेंडेंस आपका फिर से हो रहा है कि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे गायब हो गए। कीर्मी, एंजल, प्रेजेंट सर। अनिरुद्ध, ध्रुव,
Present, sir. प्रियंका, Present, sir. पूजा, Present, sir. भूमिका, भूमिका गायब हो गई। मितेश, Present, sir. साहिल, साहिल भी गायब हो गया। स्टेफी, स्टेफी भी गायब। ओम पटेल, Present, sir. अब मुझे पता चल गया ना कौन से बच्चे गायब हो जाते हैं। केशवी, Present, sir. टिशा, क्रूपल, क्रूपल भी गायब है। दर्शनिका, Present, sir. ये है। टिशा, ये टिशा भी लगता है अटेंडेंस देने ही आई थी आज। अटेंडेंस दी, सबसे लेट आई और चली गई। या इसकी आवाज़ नहीं आ रही माइक में। चलो, दर्शित, वंश, Present, sir. मयूर, खुशबू, Present, sir. निराली, Once present. वंस प्रेजेंट। चलो, लीजा, Present, sir. लीजा भी है। चलो, तनुश्री, Present, sir. दीप, Yes, sir. तन्वी, Present, sir. शिवानी। Present, sir. अच्छा, ये दोनों हैं आज। वेरी गुड। कैनिल, संजो, अदिति, जील, एबेन, Present, sir. दिशा। मतलब ऊपर के 3-4 बच्चे गायब हो गए हैं ना, मेरे को पकड़ में आ गए वो। मतलब आपके लिए मतलब सुबह शाम दोनों टाइम अटेंडेंस लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मत करो भाई, पढ़ने आ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो और अच्छे से नोट्स बनाओ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करो, जो काम दिया गया उसको अच्छे से किया करो, ठीक है। तो बड़े बच्चे हो आप लोग, तो 12th क्लास में हो, फिर भी ऐसा करते हो। कई बार मुझे फर्स्ट सेकंड की फीलिंग आ जाती है, जस्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे ऐसा करते हैं, अटेंडेंस देते और चले जाते। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं शाम को।